हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फोट्यूबर। फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में हमने पढ़ लिया था एंग्लो सेक्सन पीरियड तक। तो आज हम पढ़ेंगे मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड और साथ में है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट पीरियड। तो इसकी ओपनिंग ही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ हुई थी, इसलिए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट और मिडल इंग्लिश और एज ऑफ चौसर ये तीनों इसी के अंदर आते हैं। मिडल इंग्लिश पीरियड है वो 1066 से लेकर के और 1500 तक चलता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट और वर्क्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसकी ओपनिंग होती है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ में। जैसे ही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होती है 1066 में, तो उस टाइम में फ्रेंच है वो कोर्ट की लैंग्वेज होती है। यहाँ पे फ्रेंच के अंदर ही सब कुछ होता है। और इन दिनों बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा नहीं जाता था, तो मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखी जाती थी। 100 ईयर वार्स हैं वो भी इसके अंदर ही आया, 100 ईयर वॉर। और पीजेंट्स रिवोल्ट है वो 1381 के अंदर जो हुआ था वो भी इसी टाइम पीरियड में आया है। और ये आया था 1339 से लेकर के 1453 में। और ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो इस पीरियड को कैसे स्टार्ट माना जाता है? दिस पीरियड स्टार्टेड विद द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन, यहाँ गलती से नॉर्मन लिखा गया है, नॉर्मन है ये यहाँ पे, कॉन्क्वेस्ट इन 1066 एंड एंडेड विद द 15th सेंचुरी। तो ये 1066 में स्टार्ट हुआ था और 15th सेंचुरी में ख़त्म होगा। देर आर 2 एजेस इन दिस पीरियड। तो यहाँ मेनली 2 एज हैं। 1066 से लेकर के 1340 तक है, उसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आती है हमारी एज ऑफ चौसर वाली, तो 1340 से लेकर के 1400 तक है ये। तो टोटल मिलाकर के 1066 टू 1500 को हम क्या बोलते हैं? मिडल इंग्लिश पीरियड। तो द इंग्लिश पार्ट, अर्ली पार्ट ऑफ मिडल एज इज कॉल्ड द डार्क एज। इसको डार्क एज के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक दो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट कहलाती है। इंग्लिश पार्लियामेंट है वो एस्टेब्लिश हो गई थी 1295 के अंदर। और जो इंग्लिश है वो कोर्ट की लैंग्वेज कब बनी? वो 1362 के अंदर उसको डिक्लेयर कर दिया था कि लॉ और कोर्ट की है वो लैंग्वेज ये बन जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस आना स्टार्ट हो गया, तो वो आया था इसी पीरियड के अंदर 1476 में विलियम कैक्सटन लेकर के आए थे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मेजर राइटर एंड देयर वर्क्स। तो इस पीरियड के जो मेजर राइटर हैं वो, इसको वैसे तो 3 पार्ट में बांटा जाता है, एक बिफोर चौसर, एक एज ऑफ चौसर और दूसरा आफ्टर चौसर। तो बिफोर चौसर में क्या होता है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड है वो सब उनका जिक्र आता है इसके अंदर। और लायामैन का जो ब्रूट नाम का एक वर्क है वो इसके अंदर आता है, वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। उसके बाद आती है एज ऑफ चौसर। चौसर के बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूंगी थोड़ा सा। और आफ्टर चौसर, तो इसमें मेनली 3 हैं, विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर और जॉन वाइक्लिफ। तो जॉन वाइक्लिफ ने क्या किया था? इनको फादर ऑफ इंग्लिश माना जाता है, प्रोज का, द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज माना जाता है। और इन्होंने क्या किया था? बाइबल को सबसे पहले ग्रीक से ट्रांसलेट करके, लैटिन से ट्रांसलेट करके और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था प्रोज फॉर्म में। तो वो 1380 से 1381 का जो टाइम पीरियड है तब किया था इन्होंने। उसके बाद आते हैं विलियम लैंगलैंड। इनका ये एक ही वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पायर्स प्लोमैन, ये 1392 के अंदर इन्होंने लिखा था। और जॉन गोवर हैं, इनको कपल पोइट के नाम से जाना जाता है। ये चौसर के बहुत नज़दीकी थे, इसलिए चौसर का कपल पोइट के रूप में माना जाता है इनको। तो इन्होंने भी फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश में लिखा। तो इनके 3 वर्क इंपॉर्टेंट है। एक कन्फेशन एमेंटिस, ये इंग्लिश वर्क है इनका, 30,000 लाइनों के अंदर ये एक पोइम लिखी गई है। एक है वो क्लेमेंटिस, ये लैटिन में है। और एक मिरोडे ऑल्म, इसको फ्रेंच में लिखा गया है। तो ये 3 मेन माने जाते। इनके एक एक वर्क ही इम्पोर्टेंट है। जॉन गोवर के 3 हैं, विलियम लैंगलैंड का 1 है और जॉन वाइक्लिफ का भी यही है, बाइबल वाला एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आती है बात चौसर की। चौसर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि चौसर ने सबसे पहले क्या किया था? 3 जो किंग है उनका कार्यकाल देखा था इन्होंने। 3 में कौन से आते हैं? जब ये पैदा हुए थे तो एडवर्ड जो 3rd हैं उनका कार्यकाल चल रहा था, एडवर्ड 3rd का। उसके बाद आता है रिचर्ड 2nd। रिचर्ड 2nd का कार्यकाल इन्होंने देखा। और एक आते हैं हेनरी 4th। ये 3 राजाओं का इन्होंने कार्यकाल देखा था, एक 2nd, 3rd और 4th। रिचर्ड 2nd है, एडवर्ड 3rd है और हेनरी 4th है। जब ये पैदा हुए तो एडवर्ड 3rd का मतलब टाइम पीरियड चल रहा था। उसके बाद रिचर्ड 2nd का आया बीच में और हेनरी 4th जब इनकी डेथ हुई। तो इन्होंने क्या किया? जब ये पैदा हुए थे तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? एडवर्ड 3rd का चल रहा था, फिर इन्होंने क्या किया?
कि इन्होंने एक जो ब्रिटिश आर्मी है, इंग्लिश आर्मी है, वो ज्वाइन कर ली। और 1399 के अंदर इन्होंने क्या किया, जो 100 ईयर वॉर चल रहा था उसके अंदर भाग भी लिया था। और फ्रांस की आर्मी ने इनको क्या कर लिया, पकड़ लिया। और एडवर्ड थर्ड के ये इतने ज़्यादा नज़दीक थे कि उन्होंने 16 पाउंड की एक बहुत बड़ी अमाउंट देकर इनको छुड़वा लिया। और ये कोर्ट से कनेक्टेड रहते थे, उनको कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा इनको मतलब काम मिलते थे। और इधर उधर जाने का, फ्रांस गए, कभी इटली गए, तो वो सब चीज़ें इनके लिटरेचर में भी देखने को मिलती है जब ये दूसरी जगह पे जाते थे। तो इन इटालियन कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। और ब्लैक डेथ का जो टाइम पीरियड है 1348 से 1349 हो गया। जैसे 1362 में भी प्लेग फैल गया था, 67, 70, ये सब टाइम पीरियड है वो भी इसी एज का माना जाता है। इन्हीं के टाइम पीरियड में ये सब रहा था। उसके बाद आती है 1366 में इन्होंने क्या किया था, फिलिपा से मैरिज की थी। इसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं इनका बताऊंगी नहीं, क्योंकि जब चौसर का आएगा तब मैं बहुत अच्छे से बता दूंगी आपको। तो इन्होंने इसमें युद्ध में भाग लिया, 100 ईयर वॉर। और पीजेंट्स है वो विद्रोह इसी काल में हुआ। और ब्लैक डेथ है वो इन्हीं के टाइम में हुई। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको 100 ईयर वॉर है वो हुआ क्यों था। अब 100 ईयर वॉर है उसका भी एक रीजन था। ये 1339 से लेकर के और कब तक चला था, 1453, मतलब 116 साल लग गए थे इसको, 100 ईयर वॉर को। तो एडवर्ड जो थर्ड हैं, एडवर्ड थर्ड की जिसकी मैं अभी बात कर रही थी पहले, थोड़ी देर पहले, एडवर्ड थर्ड जब ये पैदा हुए तो एडवर्ड थर्ड रूल कर रहे थे इंग्लैंड के ऊपर। और फ्रांस पे कौन कर रहा था, फ्रांस पे कर रहे थे चार्ल्स फोर्थ। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई भी राजा है अगर मरता है तो उसकी संतान फिर आगे राजा बनती है। लेकिन जो चार्ल्स फोर है उनकी जो बहन है उनका नाम क्या था, इजाबेला। इजाबेला उनकी बहन का नाम था। और ये एडवर्ड है वो इजाबेला का ही बेटा था। मतलब क्या हुआ, रिश्ते में इनका भांजा हो गया। ये फ्रांस के किंग का भांजा इंग्लैंड वाला किंग हो गया। मतलब चार्ल्स फोर्थ का भांजा है एडवर्ड थर्ड। लेकिन चार्ल्स की कोई संतान नहीं थी और ये मर गया। तो एक फरमान जारी किया गया कि अगर इसकी संतान नहीं है तो इसका भांजा एडवर्ड थर्ड, इनको ही फ्रांस का किंग बना दिया जाए। लेकिन ये फ्रांस के लोगों को मतलब ये गले नहीं उतरा, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनका गुस्सा फूट गया। और गुस्सा फूटने के बाद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हो गया। और इस युद्ध को शांत होने में 116 साल लग गए। तो ये है 100 ईयर वॉर। उसके बाद पीजेंट रिवोल्ट आया, तो वो 1381 के अंदर आया। उसके बाद चौसर के वर्क आते हैं। चौसर के वर्क हैं उनको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये पेट्रार्क, दांते और बकासियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उसके बाद जैसे सबसे पहला इन्होंने वर्क लिखा था फ्रेंच पीरियड। फ्रेंच में भी इन्होंने लिखा है, इटालियन में भी लिखा है और इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश का तो आप सबको पता है, कैंटरबरी टेल इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और उसी में से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका सबसे पहले मैं फ्रेंच का जिक्र करूंगी। तो फ्रेंच में क्या आता है, सबसे पहला वर्क है इनका रोमन डेला रोज। तो इन्होंने फ्रेंच वर्क में सबसे पहले ट्रांसलेट किया था रोमन डेला रोज वर्क को। उसके बाद उन्होंने किया था बुक ऑफ द डचेस। बुक ऑफ द डचेस, इसको डेथ ऑफ ब्लेंशी के नाम से भी जाना जाता है। ये जॉन ऑफ गोंट थे, एक राजा थे एक। तो वो इनके एक प्रकार से क्या कहलाते हैं, साडू जिसको आप बोल सकते हैं, वो थे। क्योंकि उनकी जो पहली वाइफ की डेथ हो गई तो उनकी याद में इन्होंने ये वर्क लिखा था, द बुक ऑफ डचेस। उसके बाद में फिलिपा की बहन से जॉन ऑफ गोंट ने शादी कर ली थी, इसलिए ये दोनों आपस में साडू भी बन गए थे। और एक वर्क इनका आता है फ्रेंच में, ABC अ प्रेयर फॉर ऑफ द वर्जिन। फिर आते हैं इनके वर्क हैं वो इटालियन पीरियड के। इटालियन में क्या थे, पेट्रार्क, दांते और बेकासियो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इटालियन में इन्होंने वर्क लिखा है, एक वर्क लिखा है इन्होंने द हाउस ऑफ फेम। आपने सुना होगा द हाउस ऑफ फेम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। एक लिखा है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स और तीसरा है इनका लंबा सा वर्क है एक, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा। ये 3 वर्क इनके इंपॉर्टेंट है इटालियन पीरियड में। और फ्रेंच में रोमन डेला रोज को ट्रांसलेट किया, द बुक ऑफ द डचेस और ABC अ प्रेयर ऑफ द वर्जिन। उसके बाद में इटालियन पीरियड में पेट्रार्क, दांते और बकोसियो से प्रभावित रहते थे। और द हाउस ऑफ फेम और द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स और ट्रोलस एंड क्रेसिडा, ये 3 वर्क इनके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इंग्लिश, आपको सबको पता है बहुत अच्छे से, कैंटरबरी टेल, जिनको ये पूरा भी नहीं कर पाए थे, तो ये वर्क इन्होंने लिखा है। उसके बाद में बस और ज़्यादा इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी एज ऑफ चौसर जब आ गया है तो एज ऑफ चौसर के अंदर तो हम इतना ही करेंगे। जब चौसर का खुद का आएगा तो इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से चौसर के बारे में बताऊंगी। तो इसमें मेनली आपको याद रखना है जॉन गोवर, उनका एक वर्क, और उनके 3 वर्क सॉरी, और लैंगलैंड का पायर एंड प्लोमैन, और वाइक्लिफ ने बाइबल को ट्रांसलेट किया। और इनके फ्रेंच और इटालियन और इंग्लिश में कैंटरबरी टेल, और इटालियन पीरियड में
हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रेलेस एंड क्रेसिडा, और फ्रेंच में रोमन डेला रोज, द बुक ऑफ द डचेस, ABC अ प्रेयर ऑफ द वर्जिन। तो ये सब था आज के बारे में, मिडल इंग्लिश पीरियड के बारे में। और मिडल इंग्लिश के अंदर ये सब हैं। इम्पोर्टेंट तो यही है, बाकी आप जितना मर्जी कर लो। तो इम्पोर्टेंट मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन आपका अगर कोई भी आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टेक केयर, बाय।